10th क्वेश्चन करते हैं। लेट डेल्टा ई डोनेट द एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसको रिप्रेजेंट किया, जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं, वो गिवन है आपको डेल्टा ई। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड ऑफ होल्स इज रफली प्रोपोर्शनल टू। जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो पॉपुलेशन है, एन ई बोलते हैं या फिर उसको एन एच कह देते हैं। एन ई है पॉपुलेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, और एन एच है पॉपुलेशन ऑफ होल्स। ठीक है, और अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो दोनों इक्वल होते हैं, तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो वो ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाई 2kT इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन डायमंड टू दैट इन सिलिकॉन। ठीक है, डायमंड में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और सिलिकॉन में कितने होंगे, इनका रेशियो फाइंड करना है। तो अगर हम डायमंड के लिए देखें, ठीक है, तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस, डायमंड के लिए कितना दिया है, तो डायमंड के लिए दिया है आपको 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो डेल्टा ई कितना है, डेल्टा ई आपका 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 2kT। और अगर हम सिलिकॉन के लिए देखें, तो सिलिकॉन के लिए जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ई रेज टू पावर माइनस, सिलिकॉन के लिए डेल्टा ई कितना है, तो सिलिकॉन के लिए जो डेल्टा ई गिवन है वो आपको दिया 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 2kT। और आपको इनका क्या फाइंड करना है, रेशियो। ठीक है, तो अगर हम रेशियो फाइंड करेंगे तो ये है एन ई डी कह देते हैं डायमंड में, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये है सिलिकॉन में। ठीक है, तो इनको दोनों को डिवाइड करें तो एन ई डी अपॉन एन ई सिलिकॉन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई रेज टू पावर, ऊपर कितना आने वाला है, ऊपर है ई रेज टू पावर माइनस 60। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट किया, तो जो के की वैल्यू है वो भी किस में पुट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं अभी सिर्फ इतना लिख देता हूँ 2kT ई रेज टू पावर माइनस 1.1 अपॉन 2kT। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अगर इसको दोनों को रिवर्स करते हैं, इसको नीचे ले आए इसको ऊपर ले आए, तो ये दोनों जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर 1.1 अपॉन 2kT डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर 60 अपॉन 2kT। ठीक है, के की वैल्यू आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ई रेज टू पावर 1.1 अपॉन ई रेज टू पावर 60, और उस पूरे की पावर कितनी चढ़ जाएगी, 1 अपॉन 2kT। ठीक, थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका ई रेज टू पावर 1.1 और ये ई रेज टू पावर 60, तो जिसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1.1 माइनस 60, और उस पूरे की पावर 1 अपॉन 2kT। ठीक है, तो जरा देखते हैं, तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर 1.1 माइनस 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 58.9, तो माइनस 58.9 डिवाइडेड बाई 2kT। सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, देखते हैं ये फैक्टर, ये जो फैक्टर है ये कितना आने वाला है, तो इसको अलग से सॉल्व करते हैं। तो ये है 58.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 2kT। ठीक है, के की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में वो आपको पता होनी चाहिए। ट्वेल्थ क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल भी है। एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ बोरॉन इम्प्योरिटी विच विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन सैंपल बाई ए फैक्टर 100। ठीक है, आपसे ये पूछा है कि बोरॉन इम्प्योरिटी का किस प्रोपोर्शन में बोरॉन इम्प्योरिटी को हम सिलिकॉन में ऐड करें, प्योर सिलिकॉन में। ठीक है, मतलब प्योर सिलिकॉन में हम किस प्रोपोर्शन में बोरॉन इम्प्योरिटी क्या करें, ऐड करें, ताकि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो किस फैक्टर से इंक्रीज हो जाए, 100 के फैक्टर से। ठीक है, तो जरा ढंग से ध्यान रखो आप, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, वो होता है एन ई म्यू। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला होता है एन ई म्यू। अगर हम अलग अलग देखें तो जो टोटल कंडक्टिविटी हो जाती है, अगर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो नेट आ रही है तो वो आ रही है, वो होती है एन ई, कॉमन ले लेते हैं, वो आ जाता है म्यू ऑफ ई प्लस म्यू ऑफ एच। ये है आपका, ये फॉर्मूला होता है जब सेमीकंडक्टर कैसा होता है, प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, जब हम डोपिंग कर देते हैं तो वो फॉर्मूला आ जाता है, वो आ जाता है एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच इंटू ई। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जब हम डोपिंग करते हैं तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो नंबर ऑफ डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अगर जैसे कि अगर हमने मान लिया हमने किसी सेमीकंडक्टर में पी टाइप इम्प्योरिटी ऐड की है। ठीक है, पी टाइप इम्प्योरिटी का मतलब ट्राइवेलेंट। ठीक है,
और ट्राइवेलेंट में जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ जो होल्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपेरेटिवली काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं जो कंडक्टिविटी है वो इफेक्टिवली किसकी वजह से होगी, सिर्फ होल्स की वजह से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा NH μH इंटू ई। ठीक है, ये तब जब हमने कैसी इम्प्योरिटी ऐड की है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, यानी सेमीकंडक्टर जो बना वो कैसा बना आपका पी टाइप। ठीक है, अच्छा अगर हमने मान लिया पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो बनेगा आपका एन टाइप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तब हम कह सकते हैं जो कंडक्टिविटी होगी वो सिर्फ जो मेजर पार्ट होगा कंडक्टिविटी का वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो फॉर्मूला बचेगा सिर्फ NE μE इंटू ई। ठीक है, और जब अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, इंट्रिंसिक ना एन टाइप ना पी टाइप दोनों बराबर हैं, तो उसमें जो फॉर्मूला बनेगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा आपका NE और अंदर बचेगा μE प्लस μH। ठीक है, और ये n क्या है, n है आपका टोटल चार्ज कैरियर, सॉरी n जो है n हो सकता है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स भी हो सकता है, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो दोनों क्या होते हैं, बराबर। और उसी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन Ni। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा नहीं, यहाँ पे n नहीं होगा, यहाँ पे सिग्मा होगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये है कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा। ठीक है, तो अगर हम एक चीज़ और मान लें, अगर अप्रोक्सीमेशन लें कि मान लिया ये जो n μE और μH ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, ठीक है, मान लिया, और वो म्यू के बराबर है इन जनरल। ठीक है, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, तो वो बन जाएगा 2 टाइम्स n इंटू ई इंटू म्यू। ठीक है, म्यू क्या है, म्यू है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, और 2n होगा आपका टोटल चार्ज कंसंट्रेशन कैरियर। टोटल चार्ज कंसंट्रेशन कैरियर 2n जो आने वाला है, टोटल चार्ज कंसंट्रेशन कैरियर वो होगा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स के बराबर। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कंडक्टिविटी हमें इंक्रीज करनी है किस फैक्टर से, 100 फैक्टर से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कंडक्टिविटी जो होती है वो टोटल चार्ज कंसंट्रेशन कैरियर के प्रोपोर्शनल होती है। n क्या देते हैं, इसके प्रोपोर्शनल होती है। जितने आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, कंडक्टिविटी। ठीक है, और इम्प्योरिटी क्या ऐड कर रहे हैं हम, बोरॉन इम्प्योरिटी। ठीक है, अज्यूम दैट ईच बोरॉन एटम्स क्रिएट ए होल, हर बोरॉन एटम क्या क्रिएट करता है, होल्स। ठीक है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन प्योर सिलिकन में जो कंसंट्रेशन होल्स का है एट सेम टेम्परेचर वो दिया 7 × 10⁻15 होल्स पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, प्योर सिलिकन की बात करें, तो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स जो दिया है वो दिया है, कितना दिया है आपको, 7 × 10⁻15 पर मीटर क्यूब। तो यही क्या हो जाएगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल चार्ज कंसंट्रेशन कैरियर कितना, टोटल चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो प्योर में NE प्लस NH के बराबर हो जाएगा। तो वो हो जाएगा वो आपका, जब ऐड करेंगे दोनों को, एक ही वैल्यू है, तो हो जाएगा 14 × 10⁻15 पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो कंडक्टिविटी है वो कितने टाइम्स इंक्रीज कर देनी है, 100 टाइम्स। अगर हम क्या ऐड करेंगे, बोरॉन। ठीक है, तो जब आप बोरॉन ऐड करोगे तो जो नंबर ऑफ होल्स है वो तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, तो अब जो नंबर ऑफ होल्स होगा नया, मान लिया कह देते हैं डैश, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो नए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो कंसंट्रेशन होगा उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने जो इम्प्योरिटी ऐड की है बोरॉन, और एक बोरॉन क्या लिबरेट करेगा, एक होल। ठीक है, तो हमने एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है, तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें बस ये मानेंगे कि जो कंडक्टिविटी होगी वो सिर्फ होल्स की वजह से होगी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला आएगा, या हम सीधे सीधे कहते हैं कंडक्टिविटी किसकी वजह से होगी, होल्स की वजह से होगी। ठीक है, तो होल्स का कंसंट्रेशन, पहले जो टोटल चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन था 14 × 10⁻15, तो अब जो नया चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन हो जाएगा, जो सिर्फ हम होल्स काउंट कर रहे हैं, वो इससे कितने टाइम्स हो जाना चाहिए, 100 टाइम्स, क्योंकि कंडक्टिविटी कितने टाइम्स बढ़ रही है, 100 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 1400 × 10⁻15 पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब में कितने होल्स मिलेंगे अब आपको,
नया कंसंट्रेशन है ये होल्स का इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद, तो 100 टाइम्स बढ़ गया है, क्योंकि कंडक्टिविटी भी कितने टाइम्स बढ़ गई, 100 टाइम्स, ठीक है। और एक बोरॉन एटम एक होल देगा, ठीक है। तो जो होल्स का कंसंट्रेशन होगा वही कंसंट्रेशन हो जाएगा बोरॉन एटम्स का, क्योंकि हम मान रहे हैं एक बोरॉन एटम ने क्या दिया, एक होल दिया। ढंग से समझना, होल के दो सोर्स होंगे, या तो होल्स कहाँ से आ रहे होंगे, बोरॉन एटम से, या फिर होल्स कहाँ से आ रहे होंगे, सिलिकन बॉन्ड ब्रेक होने से, ठीक है। यहाँ से जो होल्स आते हैं उनका अमाउंट बहुत कम होता है जो इम्प्योरिटी होल्स देती है उसके कंपेरेटिवली। इम्प्योरिटी जो होल्स देती है वो बहुत ज़्यादा देती है, बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से जो होल्स आते हैं वो बहुत कम आते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो होल्स हैं वो किसकी वजह से आए हैं, इम्प्योरिटी की वजह से, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स हो जाएंगे पर मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स पर मीटर क्यूब कितना आ जाएगा, 1400 इंटू 10⁻15 पर मीटर क्यूब। और नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स कितना है पर मीटर क्यूब, तो वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो वो गिवन है 5 इंटू 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। तो आपसे पूछा है कि कितने सिलिकॉन में, बोरॉन और सिलिकॉन का रेशियो पूछा है बेसिकली आपसे, ठीक है। कितने बोरॉन में कितने सिलिकॉन होंगे, या फिर कितने सिलिकॉन में कितने बोरॉन होंगे। तो मुझे यहाँ से साफ दिख रहा है कि सिलिकॉन का नंबर काफ़ी ज़्यादा है, तो हम रेशियो फाइंड करते हैं नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स। तो ये जाएगा 5 इंटू 10⁻28 डिवाइडेड बाई 1400 इंटू 10⁻15। तो ऐसा करते हैं, इसको 25 बना लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 5000, नीचे हो गया 1400 इंटू 10⁻25 करेंगे तो ये 15 है, तो कितना बचेगा 10। कैंसिल करना शुरू करते हैं। जब आप 14 से इसको डिवाइड करोगे तो ये अराउंड 3.5 के आसपास आ जाएगा आपका, इंटू 10⁻10। सिलिकॉन एटम्स ऊपर रखा है, तो इतने सिलिकॉन एटम्स हैं पर बोरॉन एटम, ठीक है। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि हम 3.5 इंटू 10⁻10 सिलिकॉन एटम्स में हमने एक बोरॉन एटम इम्प्योरिटी क्या ऐड किया, ठीक है। तो पर बोरॉन एटम कितने सिलिकॉन एटम्स हैं, तो 3.5 इंटू 10⁻10 सिलिकॉन एटम्स। इतने सिलिकॉन एटम्स में एक बोरॉन एटम की इम्प्योरिटी हमने ऐड किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ होल कंसंट्रेशन एंड द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन टर्न्स आउट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी डोप, ठीक है। वो हमें पता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर डेंसिटी ऑफ होल, वो कि एक कॉन्स्टेंट टर्म होता है, ठीक है। वो क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट, और वो बेसिकली होता है किसके बराबर है, वो होता है आपका ni² के बराबर, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। आप अगर एन टाइप इम्प्योरिटी ऐड करते हो, मतलब कुछ ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करते हो जो पेंटावलेंट है, तो पेंटावलेंट है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और होल्स का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कम। इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन अगर 5 टाइम्स बढ़ जाता है तो होल्स का कंसंट्रेशन एग्जैक्टली कितने टाइम्स कम हो जाता है, 5 टाइम्स, ठीक है। तो आप कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करो, एक होल्स का बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ेगा तो होल्स का कम होगा, कुछ इस हिसाब से ही एडजस्ट होता है, ताकि इनका जो प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो क्या क्या कह रहे हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन जर्मेनियम, प्योर जर्मेनियम है, अभी कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं किया, तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का जो कंसंट्रेशन है वो दिया आपको। तो अगर प्योर है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन होगा वही होल्स का होगा, तो वो कितना है, 6 इंटू 10⁻19 पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, व्हेन सम फॉस्फोरस इम्प्योरिटी इज डोप्ड इनटू जर्मेनियम सैंपल। अब इसमें कुछ फॉस्फोरस इम्प्योरिटी की डोपिंग कर दी है, तो फॉस्फोरस इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगा और होल्स का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितना हो गया, नया इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होकर, तो वो दिया आपको 2 इंटू 10⁻23 पर मीटर क्यूब। द कंसंट्रेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज टू 2 इंटू 10⁻23 पर मीटर क्यूब। तो पूछा फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन डोप्ड जर्मेनियम, ये जो इम्प्योर जर्मेनियम है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ होल्स पूछा गया आपसे। तो हमें पता है आपने इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो होल्स का कम हो जाएगा, कुछ ऐसे कम होगा ताकि प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। जो पहले प्रोडक्ट होगा वही बाद में रहेगा। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं Ne इंटू NH इक्वल टू Ne डैश इंटू NH डैश। तो NH डैश पूछा गया है तो वो हो जाएगा Ne इंटू NH अपॉन Ne डैश। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 6 या 36 इंटू 10 पावर कितना आने वाला है, 1938 डिवाइडेड बाई Ne डैश कितना, तो 2 इंटू 10⁻23। तो होल्स का कंसंट्रेशन अगर हम निकालें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18 इंटू 10 पावर कितना आने वाला है, ये 38 है, ये 23 है, 38 माइनस 23 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 पर मीटर क्यूब। तो होल्स का कंसंट्रेशन सिर्फ कितना बचा है, 18 इंटू 10⁻15। पहले कितना था, पहले था
इंटू 10⁻19। अगर हम पावर्स में देखें तो पहले था यहाँ पे पावर्स कितनी थी 19, अब यहाँ पे कितनी बची 15, यानी कितने टाइम्स कम हो गया, तो वो 10,000 टाइम्स कम हो गया। होल्स का जो कंसंट्रेशन है वो 10,000 अप्रोक्सीमेटली 10,000 टाइम्स क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, 16th क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफ़ी सिंपल है। इन ए पीएन जंक्शन द डिप्लीशन रीजन इज 400 नैनोमीटर वाइड। जो डिप्लीशन रीजन होता है उसकी विड्थ दी है आपको, डी कह देते हैं उसको विड्थ को, तो वो कितनी दी है 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर विड्थ, 9 मीटर वाइड। ठीक है, एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होता है तो वो दिया आपको 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, कुछ अगर बनाए तो ये मान लिया ये आपका पी रीजन है, ये आपका एन रीजन है और ये डिप्लीशन रीजन है। डिप्लीशन रीजन की विड्थ कितनी है वो दी है, और इस रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में वो आपको गिवन है। ठीक है, कुछ ऐसे है। फिर पूछ रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर की हाइट पूछी है। जो पोटेंशियल बैरियर होता है इसकी हाइट, पोटेंशियल बैरियर को हम किस में लिखते हैं, वी नॉट। वी नॉट किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूछा वी नॉट कितना होगा। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वी नॉट अगर उसको लिखें तो वो सिंपली हो जाएगा E × D। ठीक है, तो कितनी हाइट होगी पोटेंशियल बैरियर की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो वो है 5 × 10⁵, और रीजन कितना है तो वो है 400 × 10⁻⁹। ठीक है, तो ज़रा सॉल्व करते हैं इसको। तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 2000 × 10⁵ × 10⁻⁹। तो ये -9 है, ये 5 पावर्स हैं, 5 6 7 8, तो अगर आप सारी सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 0.2 वोल्ट। ठीक है, तो बैरियर पोटेंशियल की जो हाइट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 0.2 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं व्हाट शुड बी द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के पूछ रहे हैं उसके पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, विच कैन डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। अगर एन साइड से पी साइड डिफ्यूज होकर आना है तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो बैरियर पोटेंशियल कितना है, तो बैरियर पोटेंशियल है 0.2 वोल्ट, तो मिनिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए उसको क्रॉस करने के लिए, मिनिमम तो वो चाहिए 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे होता 5 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल, तो उस बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करने के लिए, चाहे वो होल हो या इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको क्रॉस करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ 10 होता तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये 0.2 वोल्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इस रीजन को क्रॉस करना चाहता है तो मिनिमम उसको कितनी एनर्जी चाहिए, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर उससे ज़्यादा होगी तो भी वो आराम से क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, 17 क्वेश्चन करते हैं। ए पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्टिंग अक्रॉस ए अनबाइज्ड पीएन जंक्शन। एक अनबाइज्ड पीएन जंक्शन है और उसके अक्रॉस उसमें जंक्शन पे जो बैरियर पोटेंशियल है वो आपको गिवन है। ये मान लिया अनबाइज्ड पीएन जंक्शन है, ये P है, ये N है, और बैरियर पोटेंशियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कितना दिया आपको 0.2 वोल्ट, V नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, व्हाट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ए होल शुड हैव टू डिफ्यूज फ्रॉम P साइड टू N साइड। एक होल है उसको P साइड से N साइड जाना है। ठीक है, तो अपने आप नहीं जा पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करेगा, अपोज, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है। तो कितनी उसको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल कितना 0.2 वोल्ट, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए होल को डिफ्यूज करने के लिए, चाहे होल को डिफ्यूज करना हो P से N साइड या फिर इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज करना हो N से P साइड, जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दोनों को चाहिए वो चाहिए होगी 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसलिए क्योंकि होल पे जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा वो 3 पार्ट्स में आपको फाइंड करना है। तो पहले पार्ट में शायद हमने फाइंड कर लिया, व्हेन जंक्शन इज अनबाइज्ड। जब अनबाइज्ड है तो ये पोटेंशियल ड्रॉप है, ये बैरियर पोटेंशियल है, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब ये पार्ट फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब बी पार्ट का आंसर देखें, व्हेन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस। जब हम जंक्शन फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है। अब कितना बचेगा बैरियर पोटेंशियल, V नॉट माइनस V, और फॉरवर्ड बाइसिंग की आपने 0.1 वोल्ट से, तो अब जो नया बैरियर पोटेंशियल होगा वो होगा सिर्फ 0.1 वोल्ट। ऑलरेडी कितना था 0.2, और बैटरी आपने फॉरवर्ड बाइसिंग की कितने की लगा दी 0.1 की, तो अब जो बैरियर पोटेंशियल होगा वो होगा 0.2 माइनस 0.1, यानी सिर्फ कितना बचेगा 0.1 वोल्ट। तो अब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए, तो अब तो सिर्फ कितनी चाहिए 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में रिवर्स बाइस कर दिया, तो रिवर्स बाइस करते हैं तो बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है। अब बैरियर पोटेंशियल कितना होगा, अब फॉर्मूला होता है V नॉट प्लस V, बढ़ गया। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, तो अब हो जाएगा 0.3 वोल्ट। तो अब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए, तो वो चाहिए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सी पार्ट का भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड का आंसर 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थर्ड का आंसर 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 18th क्वेश्चन करते हैं।
इन ए पी एन जंक्शन द पोटेंशियल बैरियर इज 250 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो पोटेंशियल बैरियर दिया पी एन जंक्शन में, कुछ ऐसे बना लेते हैं, मान लीजिए पी एन जंक्शन है और ये जो पोटेंशियल बैरियर है तो वो दिया आपको, अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ये दिया आपको 250 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 250 MeV मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एग्जिस्ट अक्रॉस द जंक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा आपका, इस डायरेक्शन में होगा। ये पी टाइप होता है, ये क्या होता है आपका एन टाइप। ठीक है, ए होल विद काइनेटिक एनर्जी 300 MeV, एक होल है और उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है 300 MeV, अप्रोचेज द जंक्शन, जंक्शन पहुंच रहा है वो, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल व्हेन इट क्रॉसेस द जंक्शन। ठीक है, आपको पूछिए जब वो क्रॉस कर जाएगा जंक्शन तब होल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, और वो जंक्शन अप्रोच कर रहा है लेकिन टू डिफरेंट साइड से, पहले पी फ्रॉम पी साइड। ठीक है, पी साइड से मान लिया होल पहुंचा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इस तरफ मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स उस पर इस तरफ लगेगा, मूव कर रहा है वो एन साइड की तरफ, फोर्स लग रहा होगा पी साइड की तरफ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कितनी डिक्रीज हो जाएगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी लेके आया 300 MeV, कितनी डिक्रीज हो जानी है 250 MeV, क्योंकि यही पोटेंशियल बैरियर है। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अब कितनी बचने वाली है उसके पास, तो 300 माइनस 250 तो सिर्फ कितनी बचेगी 50 MeV, 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास एनर्जी बचेगी अगर वो पी टाइप से क्रॉस करके कहाँ पहुँचता है एन टाइप में। ठीक है, तो ये हो गया ए का ए पार्ट का आंसर। अब बी पार्ट देखते हैं, तो बी पार्ट में वो कहाँ से क्रॉस कर रहा है एन टाइप से, तो एन टाइप से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो एन से पी क्रॉस करना है उसको, तो अगर आप देखो एन से पी अगर देखा जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एनर्जी बढ़ाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में वो मूव करना चाहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है एन से पी और मूव भी कहाँ कर रहा है एन से पी, तो फोर्स भी कहाँ लगेगा एन से पी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो पहले कितनी लेके आया है वो होल अपनी एनर्जी 300 MeV और पोटेंशियल बैरियर की वजह से कितनी एनर्जी है 250 MeV, तो अब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास तो वो हो जाएगी 300, तो ऑलरेडी लेके आया, और कितनी इंक्रीज हो जाएगी तो 250 इंक्रीज हो जाएगी, तो फाइनल कितनी बचेगी उसके पास 550 MeV मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसको सपोर्ट कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। ठीक है, कितने अमाउंट से बढ़ाएगा, उसी अमाउंट से बढ़ा देगा जितना ये बैरियर है। ठीक है, 250 MeV। ठीक है, 19th क्वेश्चन देखो आप, व्हेन ए पीएन जंक्शन इज रिवर्स बाइस, एक पीएन जंक्शन है वो रिवर्स बाइस है, तो कुछ बना लेते हैं, मान लीजिए पीएन जंक्शन है, यहाँ पे ये डिप्लीशन रीजन होगा, ये पार्ट पी है और ये पार्ट एन है। ठीक है, और ये रिवर्स बाइस है, पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से जब कनेक्ट करते हैं तो ये रिवर्स बाइसिंग हो जाती है। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, इसमें दो तरह की करंट फ्लो होती है, एक होती है डिफ्यूजन करंट, वो होती है पी से एन फ्लो डिफ्यूजन करंट, और एक होती है ड्रिफ्ट करंट होती है एन से पी फ्लो। ठीक है, क्या होती है करंट, कैसे फ्लो होती हैं, तो वो मैंने थ्योरी लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। तो दो तरह की करंट्स होती हैं, एक होती है डिफ्यूजन करंट, वो पी से एन जाती है, एक होती है ड्रिफ्ट करंट, वो एन से पी जाती है। ठीक है, जब हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जब हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो डिफ्यूजन करंट बढ़ जाती है। ठीक है, तो नेट करंट किस डायरेक्शन फ्लो होने लगी, पी से एन टाइप की तरफ। ठीक है, जब हम इसको रिवर्स बाइस करते हैं तो डिफ्यूजन करंट कम हो जाती है। ठीक है, ऑलमोस्ट कितनी हो जाती है 0, तो सिर्फ जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी करंट होगी, ड्रिफ्ट करंट, और वो कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, एन से लेकर पी तक। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि ड्रिफ्ट करंट तो हमेशा फ्लो करती रहती है, लेकिन जब हम रिवर्स बाइस करते हैं तब जो करंट फ्लो होती है वो सिर्फ कौन सी करंट फ्लो होती है, ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, जब हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं तब जो करंट फ्लो होती है तब ड्रिफ्ट भी फ्लो हो रही है और डिफ्यूजन भी फ्लो हो रही है, तो जो नेट करंट फ्लो होगी वो हो जाएगी डिफ्यूजन करंट माइनस ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये रिवर्स बाइसिंग का है और ये क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग का। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या क्या कह रहे हैं वो। कह रहे हैं इन ए पीएन जंक्शन, व्हेन ए पीएन जंक्शन इज रिवर्स बाइस, पीएन जंक्शन कैसा है, रिवर्स बाइस, द करंट बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट एट 25 माइक्रो एम्पियर। तो इसका मतलब कौन सी करंट दी है इन्होंने, ड्रिफ्ट करंट दी है। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, तो वो कितनी है 25 माइक्रो एम्पियर, और डिफ्यूजन करंट ऑलमोस्ट कितनी हो गई होगी आपकी 0। ठीक है, क्योंकि बाइसिंग कैसी है, रिवर्स बाइसिंग ड्रिफ्ट करंट को सपोर्ट करती है और डिफ्यूजन करंट को अपोज करती है, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट ऑलमोस्ट रिवर्स बाइसिंग में कितनी हो गई होगी 0। ठीक है, तो सिर्फ ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो रही है, वो कितनी है 25 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बाइस, अब फॉरवर्ड बाइस कर दिया तो फॉरवर्ड बाइस में डिफ्यूजन करंट भी होगी और ड्रिफ्ट करंट भी होगी, नेट करंट जो फ्लो होगी वो होगी डिफ्यूजन माइनस ड्रिफ्ट। ठीक है, तो नेट फॉरवर्ड बाइसिंग की है 200 MeV से,
फॉरवर्ड बायसिंग कर दिए 200 MeV से, तो एक करंट ऑफ 25 माइक्रो एम्पियर इज ऑब्टेन्ड। तो अब जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है, सॉरी 75 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में डिफ्यूजन करंट कितनी होगी, तो जरा देखो ये है 75 माइक्रो एम्पियर, तो वो हो जाएगा आपका डिफ्यूजन करंट माइनस ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट कितना है 25 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट कितना हो गया आपका, तो ये मिल जाएगा आपको 100 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है, और कितने वोल्ट से फॉरवर्ड बायसिंग होती है, 200 मिली वोल्ट से, शायद इतना ही है, 200 मिली वोल्ट से जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है तब डिफ्यूजन करंट कितनी फ्लो होगी, 100 माइक्रो एम्पियर। ड्रिफ्ट करंट कितनी फ्लो होगी, 25 माइक्रो एम्पियर। तो नेट करंट कितनी फ्लो हो जाएगी, 100 माइनस 25 यानी 75 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब जरा क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन करंट। आपको डिफ्यूजन करंट ही फाइंड करनी है व्हेन डायोड इज अनबाइज्ड, सबसे पहले अनबाइज्ड में। ठीक है, तो मुझे बताओ जब अनबाइज्ड होता है तब नेट करंट कितनी होती है, तो नेट करंट होती है जीरो। नेट करंट तभी जीरो हो सकती है जब डिफ्यूजन करंट किसके बराबर हो जाए, आपकी ड्रिफ्ट करंट के बराबर। और ड्रिफ्ट करंट वेरी नहीं करती पोटेंशियल के साथ ज़्यादा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 25 माइक्रो एम्पियर। तो इसका मतलब जब अनबाइज्ड होगा तो डिफ्यूजन करंट भी कितनी हो जाएगी आपकी, 25 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब जंक्शन अनबाइज्ड होता है, कोई बाइसिंग नहीं है, कोई बैटरी नहीं लगाई है, तो नेट करंट कितनी फ्लो होती है, जीरो। नेट करंट जीरो फ्लो होने का सीधा सा मतलब है कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट के मैग्नीट्यूड आपस में क्या होंगे, इक्वल। जब इक्वल होंगे तो ड्रिफ्ट करंट किसके बराबर हो जाएगी, डिफ्यूजन करंट के बराबर। और ड्रिफ्ट करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, वो वैल्यू आपको कितनी दी है, 25 माइक्रो एम्पियर। तो डिफ्यूजन करंट भी कितनी जाएगी, 25 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, कब, जब बैटरी क्या है, अनबाइज्ड है। ठीक है, रिवर्स बाइस है 200 MeV। जब रिवर्स बाइस करते हैं तो मैंने आपको बताया जब हम रिवर्स बाइस कर देते हैं तो ड्रिफ्ट करंट ऑलमोस्ट कितनी हो जाती है, जीरो। सिर्फ कौन सी करंट, सॉरी डिफ्यूजन करंट ऑलमोस्ट कितनी हो जाती है, जीरो। ड्रिफ्ट सिर्फ कौन सी करंट फ्लो होती है, ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो इस केस में डिफ्यूजन करंट कितनी हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, और थर्ड केस में व्हेन फॉरवर्ड बाइस बाय 200 MeV, तो उसके लिए तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है। जब हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं 200 MeV से तब डिफ्यूजन करंट आपकी कितनी आई, तो वो आई 100 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो सी पार्ट का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 100 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आपको बहुत ढंग से समझना है और इसको ढंग से करना है। 20th क्वेश्चन करते हैं। ठीक क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर दिया है पीछे वो ठीक नहीं है, वो गड़बड़ दिया है। इसका आंसर जो आएगा वो 6.25 इंटू 10⁻, कुछ आएगा 10⁻13 के आसपास। ठीक है, तो वो उन्होंने हाफ दिया हुआ है, उसको डबल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वो ठीक नहीं है आंसर। ठीक है, तो 20th क्वेश्चन करते हैं। द ड्रिफ्ट करंट इन पीएन जंक्शन इज 20 माइक्रो एम्पियर। जो ड्रिफ्ट करंट है, आई ड्रिफ्ट क्या देते हैं उसको, पीएन जंक्शन में वो दिया 20 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो पूछा एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग क्रॉस सेक्शन पर सेकंड। पर सेकंड जो क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे होंगे वो आपसे पूछा। अब इसमें क्लियर नहीं कहा है कि डिफ्यूजन भी आपको काउंट करनी है कि नहीं करनी है, तो हम सिर्फ ड्रिफ्ट करंट लेके और सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो जरा ढंग से देखो, जब ड्रिफ्ट करंट फ्लो होती है, डिफ्यूजन करंट फ्लो होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी फ्लो होती है और होल्स की वजह से भी फ्लो होती है। तो आधी करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होगी और हाफ करंट होल्स की वजह से, तभी दोनों करंट को मिला के हम कितना बोलेंगे, टोटल करंट ड्रिफ्ट कितनी फ्लो हो रही है, ड्रिफ्ट करंट 20 माइक्रो एम्पियर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रही होगी तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 माइक्रो एम्पियर। एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 10 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड क्रॉस कर रहे होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड वो हो जाएगा करंट अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ई हो जाएगा कि करंट कितनी है, तो करंट है 10 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऐसे समझो, ये कैसे आया तो एक बार ढंग से समझ लो। करंट होती है चार्ज पर यूनिट टाइम, क्यू पर सेकेंड, चार्ज जो पर सेकेंड फ्लो होगा वो, और क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है एन ई। ठीक है, तो क्यू पर सेकेंड क्या बन जाएगा, एन ई पर सेकेंड। ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं एन पर सेकेंड इंटू ई। ठीक है, तो ढंग समझना, और यही सब किसके बराबर चल रहा है, ये करंट आई के बराबर चल रहा है, आई के बराबर। तो एन पर सेकेंड का मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर सेकेंड, तो वो हो जाएगा करंट अपॉन चार्ज ऑफ वन चार्ज कैरियर। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर सेकंड किसके बराबर हो जाएगा, करंट अपॉन चार्ज ऑफ वन चार्ज कैरियर, और वो इस केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो वही मैंने किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। ये एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर सेकंड, तो वो जाएगा आई अपॉन ई। तो ये आ जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये ऊपर जाएगा -6, ये +19 पहुंचेगा तो 10⁻³ आ जाएगा 13, और 10 अपॉन 1.6 आप डिवाइड करोगे तो ये 6.25 के आसपास आंसर मिल जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड उस
डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर रहे होंगे ड्रिफ्ट करंट के लिए। ठीक है, 23rd क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायोड। एक डायोड लगा है और इसमें 5 वोल्ट की बैटरी लगी है और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, तो आपसे पूछा फाइंड कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, और ड्रिफ्ट करंट दिए, ड्रिफ्ट करंट ऑफ फॉर द डायोड तो वो दिए 20 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो पहले आप मुझे ये बताओ ये जो पीएन जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस। तो जैसा कि देखने में समझ में आ रहा है ये जो पी टाइप है उसको नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो ये क्या है, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होती है वो ड्रिफ्ट करंट फ्लो होती है। डिफ्यूजन करंट ऑलमोस्ट कितनी हो जाती है, 0। तो जो करंट फ्लो हो रही होगी वो सिर्फ कौन सी होगी, ड्रिफ्ट करंट। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही होगी रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे, तो वो सिर्फ कौन सी करंट होगी, वो होगी आपकी ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, क्योंकि ये पीएन जंक्शन डायोड कैसा है, रिवर्स बायस। ठीक है, और वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो जो सर्किट में करंट फ्लो होगी वो ड्रिफ्ट करंट के बराबर आ जाएगी, तो वो कितना आ जाएगा, 20 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो करंट तो आ गई। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायोड, डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखो डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ऐसे समझो आपने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट में से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस खर्च हो जाएगा, बाकी बचा हुआ सारा किसके अक्रॉस आएगा, डायोड के अक्रॉस। तो जो डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है डेल्टा वी डी कह देते हैं, तो हो जाएगा बैटरी का पोटेंशियल ई माइनस पोटेंशियल डिफरेंस कंज्यूम्ड अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो ई माइनस आई आर। ई कितना, ई है 5 वोल्ट माइनस आई कितनी करंट कितनी फ्लो हो रही है, 20 माइक्रो एम्पियर, मतलब 10⁻6 माइनस 6, और रेजिस्टेंस कितना दिया है, तो ये दिया 20। तो ये कितना आने वाला है, 5 माइनस ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁻6। तो ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस ये आ जाएगा 0.0004 शायद, 0.0030 आएंगे 4, तो ये आ गया 4.9996 वोल्ट के आसपास, 4.9 शायद ये 2 0 आएंगे इसमें। ठीक है, वो आप कैलकुलेट खुद से कर लेना, तो 4.99 के आसपास आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट उसको क्या कह सकते हैं, 5 वोल्ट। ठीक, ऑलमोस्ट क्या कह देंगे उसको, 5 वोल्ट। ठीक है।